सभी विद्यार्थियों को राधे राधे। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। मैं सुप्रिया कश्यप और वरदान आईएएस पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आपकी क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर चल रहा था, जिसका नाम है सत्ता के समकालीन केंद्र। इसके मैंने आपको 2 पार्ट्स करवा दिए हैं, जिसमें पहले पार्ट में मैंने आपको यूरोपीय संघ के बारे में बताया था और दूसरे पार्ट में मैंने आपको आसियान के बारे में बताया था। उन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप पहले उनको देख लीजिए, फिर आप इसको देखिए, ताकि आपको ये समझने में आसानी हो। तो आइए बिना समय की बर्बादी करते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आज आपका टॉपिक है चीनी अर्थव्यवस्था। आज आप मुख्य रूप से इसी के बारे में चर्चा करेंगे और फिर इसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहली बात, चीन की अर्थव्यवस्था को ना एशिया का अजगर भी कहा जाता है। ठीक है, एशिया का अजगर कहा जाता है चीन की अर्थव्यवस्था को। क्यों? क्योंकि ना एशिया महाद्वीप जो है, उसके देशों में सबसे विशाल अर्थव्यवस्था चीन की है। जो देखो एशिया महाद्वीप है ना, उसमें जितने भी देश हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार वगैरह जितने भी ये सारे देश है ना, उन देशों में सबसे विशाल अर्थव्यवस्था जो है, वो है अपने चीन की। ठीक है, हाँ, अपने नहीं, सॉरी, हमारा नहीं है। ठीक है, चीन की अर्थव्यवस्था है। ओके, तो चीन की अर्थव्यवस्था जिस तेज गति से प्रगति कर रही है, इस वजह से चीनी अर्थव्यवस्था को एशिया का अजगर भी कहा जाता है। भैया ये ना बहुत ही ज्यादा रफ्तार से ये इसकी अर्थव्यवस्था, चीन की अर्थव्यवस्था प्रगति कर रही है, बहुत विकास ये कर रही है बहुत तेजी से। ठीक है, विकसित देशों की श्रेणी में चीन आता है आज के समय में। ओके, तो ये इसलिए इसको एशिया का अजगर कहा जाता है। ओके, तो फिर देखो, जो चीन था ना, ये भी भारत की ही तरह एक उपनिवेश था विदेशी ताकतों का। ठीक है, फिर जब ये आजाद हुआ, आजादी के समय पर यहाँ पर एक क्रांति हुई, साम्यवादी क्रांति। ठीक है, कब हुई थी ये क्रांति? 1949 में। ओके, ये चीन में तब क्रांति हुई थी। इसका नेतृत्व किया था माओ ने। ठीक है, और माओ का पूरा नाम है माओ त्से तुंग। ठीक है, इस क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? माओ त्से तुंग। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साम्यवादी क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो आप बताएंगे माओ, या फिर आप बता देंगे माओ त्से तुंग। ठीक है, चीन ने भी सोवियत संघ की तरह साम्यवाद को अपनाया। ठीक है, समाजवादी जो अर्थव्यवस्था होती है, ठीक है, उसको साम्यवादी भी कहा जाता है। तो सोवियत संघ की ही तरह इन्होंने भी साम्यवाद को अपनाया था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? अब देखो ये क्रांति हुई, इस क्रांति के बाद विकास तो इसने करना शुरू कर दिया, चीन ने। ठीक है, विकास इसने चीन ने शुरू कर दिया करना, लेकिन वो थोड़ा स्लोली स्लोली हो रहा था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? चीन की अर्थव्यवस्था का विकास में वृद्धि हुई। ठीक है, वृद्धि होनी प्रारंभ हो गई। लेकिन जो अर्थव्यवस्था की वृद्धि 1978 से प्रारंभ हुई थी, क्योंकि 1978 में चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई। ठीक है, देखो, साम्यवादी क्रांति के बाद भी जो है वृद्धि हो रही थी अर्थव्यवस्था में, लेकिन वो थोड़ा धीरे हो रहा था। लेकिन जो इसने थोड़ी तेजी पकड़ी, ठीक है, जो इसने तेजी पकड़ी वो कब पकड़ी? 1978 में वृद्धि होनी ज्यादा प्रारंभ हुई। ठीक है, ज्यादा मात्रा में वृद्धि प्रारंभ कब हुई? 1978 में। क्यों? क्यों भाई, रीजन भी तो होना चाहिए ना। क्योंकि चीन ने खुले द्वार की नीति को अपना लिया। खुले द्वार की नीति मतलब देखो, साफ सरल शब्दों में मैं समझाऊं, अपने देश के गेट खोल दिए कि आओ जी, हमारे साथ व्यापार करो और हम भी तुम्हारे साथ व्यापार करेंगे, वो भी टैक्स रहित। ठीक है, तो मुक्त द्वार की नीति भी कहा जाता है इसको, खुले द्वार की नीति भी इसको कहा जाता है। ठीक है, व्यापार से रिलेटेड ये नीति होती है, इसमें टैक्स रहित व्यापार किया जाता है। ठीक है, पहले चीन अपने ही देश के अंतर्गत व्यापार कर रहा था, लेकिन 1978 में इसने खुले द्वार की नीति को अपना लिया। ठीक है, अब देखो, वर्तमान में ना ये भी कहते हैं कि 2040 तक अमेरिका ना, ओ सॉरी, चीन ना अमेरिका को पछाड़ कर फर्स्ट पर आ जाएगा, टॉप वन पर आ जाएगा 2040 तक। ऐसी जो है अनुमान लगाया जाता है कि भैया 2040 तक चीन अमेरिका को पछाड़ कर, ठीक है, फर्स्ट नंबर पर वो आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि भैया ये बहुत ज्यादा विकास कर रहा है, बहुत तेजी से विकास कर रहा है। ओके, इसलिए ऐसा कहा जाता है। ओके, आज चीन अपने नागरिकों को शिक्षा
और स्वास्थ्य सेवा देने में विश्व के विकसित देशों में पहले स्थान पर आता है। देखो जितने भी विश्व में विकसित देश है ना, ठीक, विकसित देश जो है उनमें से अगर हम जो है रेटिंग दें, ठीक है, तो शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा देने में, ठीक है, एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटी देने में उन विकसित देशों में टॉप वन पर कौन आता है आज के समय पर? चीन आता है। ठीक है, अब स्वास्थ्य सेवा का आप अनुमान इस तरह से लगाइए, देखो अभी कोरोना आया था, ठीक है, तो कोरोना आया, कोरोना स्टार्ट कहाँ से हुआ था? चीन से, चीन के वुहान शहर से स्टार्ट हुआ था ना कोरोना, लेकिन सबसे पहले कंट्रोल भी चीन ने ही कर लिया। अगर स्टार्ट वहां से हुआ तो कंट्रोल भी सबसे पहले चीन ने ही कर लिया, ठीक है। तो शिक्षा भी है भैया एकदम टॉप क्लास दे रहा है, स्वास्थ्य सेवा मेडिकल फैसिलिटी भी ये टॉप क्लास एकदम दे रहा है, ठीक है, ये भी इसके विकसित होने का एक राज है ठीक है, राज नहीं है मतलब, ओके। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए पेपर में कि चीनी अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से प्रगति कर रही है, विकास कर रहा है चीन, उसके कारण बताइए। तो आप बता दोगे भैया इसका सबसे पहले तो विशाल भूभाग, ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है वो काफी बड़ा है, ठीक, और जो ये अपने शिक्षा दे रहा है, ठीक है, अपने नागरिकों को शिक्षा सुविधा जो है ये प्रदान कर रहा है टॉप क्लास, मेडिकल फैसिलिटी जो ये दे रहा है, ठीक है, अव्वल दर्जे की एकदम, और जो इसकी विशाल जनसंख्या है, ओके, और जो इसकी नीतियां हैं, राजनीतिक जो इसकी नीतियां हैं, ओके, यह कारण है इसके चीन के विकास करने के, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है कि 1972 में चीन ने अमेरिका के साथ संबंध स्थापित किए, ठीक है, संधि की या फिर संबंध स्थापित किए या फिर संधि की, एक ही बात है। देखो 1972 तक ना चीन क्या कर रहा था, अपने से मतलब रखता था, अपने ही विकास में ये जो है विश्वास करता था, ये सोचता था बाकी आलतू फालतू से मतलब रखकर मैं क्या करूं, मैं अपने काम पर फोकस करता हूँ। लेकिन 1972 के बाद चीन को लगा कि भैया अब तो मेरा मतलब काफी तेजी से विकास हो रहा है, काफी मस्त विकास हो रहा है, क्यों ना अब किसी बड़े देश से, किसी ताकतवर देश से संधि की जाए, दोस्ती की जाए, ठीक है, संबंध स्थापित किए जाएं। तो इसने चीन ने 1972 में अमेरिका के साथ संधि कर ली, ओके। फिर 1973 में चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई ने ना 4 प्रस्ताव रखे, किन्होंने? चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई, ठीक है, क्या क्या? कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ठीक है, देखो 4 प्रस्ताव, और च इधर भी च और इधर भी च, ठीक है, तो चाओ एन लाई, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। अब ये प्रस्ताव थे किसके लिए? आधुनिकीकरण करने के लिए, कि भाई हम कृषि का जो है आधुनिकीकरण कर देंगे, जैसे कि भाई कृषि में नई नई टेक्नोलॉजीज का हम यूज करेंगे अब से, ठीक है, 1973 के बाद से, ठीक है, उद्योग में भी हम जो है इसका जो है नई नई टेक्नोलॉजीज, नई नई मशीन का हम यूज करेंगे, सेना को भी हम अपने नए नए हथियार प्रदान करेंगे, ठीक है, नए नए हथियार, ओके। और विज्ञान में और प्रौद्योगिकी का भी हम विकास करेंगे, आधुनिकीकरण उसका हम करेंगे। ये प्रस्ताव किसने रखा? चाओ एन लाई ने, और 4 बातों के लिए प्रस्ताव रखा, तो आप याद रख सकते हैं च और च, चाओ एन लाई और 4 प्रस्ताव, राइट। तो फिर उसके बाद ये हो गई आपकी 1973 की बात, फिर आती है 1978 की बात, ठीक है। 1978 में आर्थिक सुधार के लिए देंग श्याओपेंग ने खुले द्वार की नीति अपनाई, ठीक है, देखो 1978 में देंग श्याओपेंग ने, ठीक है, जो इसके प्रधानमंत्री थे, देंग श्याओपेंग ने खुले द्वार की नीति को अपनाया, ठीक है। अब आप इसको कैसे याद रखेंगे? द और द, ठीक है, द्वार और देंग, ठीक है, द और दा से खुले द्वार की नीति और देंग श्याओपेंग ने अपनाई। और खुले द्वार की नीति क्या होता है ये मैंने अभी आपको 3-4 मिनट पहले समझा दिया, ओके। तो यहाँ पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। 1982 में चीन ने खेती का निजीकरण कर दिया, पहले सामूहिक रूप से खेती करी जा रही थी, ठीक है, साम्यवादी तौर तरीके से खेती की जा रही थी। फिर 1982 में जब चीन को लगा कि भैया अब तो काफी सारा हमारा विकास हो चुका है, तो अब इसका निजीकरण कर दिया जाना चाहिए, फिर इन्होंने इसका निजीकरण कर दिया, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन कर दिया, निजी हाथों में इनको खेतों को सौंप दिया। फिर 1998 में यही काम इन्होंने
अपने उद्योगों के साथ किया, उसका भी निजीकरण इन्होंने कर दिया। 1998 में उद्योगों का भी इन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर दिया। देन 2001 में चीन ने डब्ल्यूटीओ में शामिल हो गया। ठीक है, चीन जो है डब्ल्यूटीओ में शामिल हो गया। ये एक विश्व व्यापार संगठन है। ओके, इसमें ये शामिल हो गया और फिर इसके बाद चीन की अर्थव्यवस्था जो है और ज्यादा तेजी पकड़ ली चीन की अर्थव्यवस्था ने। ठीक है, अपनी वृद्धि में और ज्यादा तेजी पकड़ ली और इसका व्यापार भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। ओके, अब आपने चीनी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ लिया, अब आप पढ़ेंगे भारत चीन के संबंध के बारे में। ठीक है, भारत और चीन के संबंध कैसे हैं। ठीक है, ये दोनों ही देश एशिया महाद्वीप की महाशक्तियां हैं। ठीक है, जो एशिया महाद्वीप है उसकी ये दोनों ही महाशक्तियां कहलाती हैं, भारत भी और चीन भी। ठीक है, क्यों? क्योंकि साम्राज्यवाद, अब ये साम्राज्यवाद क्या होता है? जैसे कि ये जो अपनी जो सीमा का विस्तार करना, ठीक है, अपनी सीमा को एक्सटेंड करना, दूसरे की जमीन पर दूसरे की जमीन घेर लेना, हड़प लेना, ऐसे करके सीधी भाषा में बताऊं तो हड़पने की नीति, राइट। ठीक है, उसको जो है उसकी साम्राज्यवाद की स्थापना से पहले ये दोनों देश काफी शक्तिशाली देश थे। ठीक है, उपनिवेश वगैरह होने से पहले की बात ये बता रहे हैं। ठीक है, तथा उस समय एक नारा भी लगा था, हिंदी चीनी भाई भाई। ठीक है, हिंदी चीनी भाई भाई। ओके, इतने ज्यादा मधुर संबंध उस टाइम पे थे, भाईचारा ऑन टॉप। ठीक है, ऐसा था। लेकिन भारत तथा चीन के मध्य सीमा रेखा सीमा रेखा जो है उसको मैकमोहन रेखा कहा जाता है। ठीक है, भारत और चीन का जो बॉर्डर लाइन है ना, उस बॉर्डर लाइन को कहा जाता है मैकमोहन रेखा। ये तो हो गया था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, अब देख लेते हैं मेन मुद्दा, विवाद या फिर टकराव के कारण। ठीक है, विवाद या फिर टकराव के कारण आपके हैं। देखो 1950 तक जो है भारत और चीन के संबंध काफी मधुर थे। ठीक है, परंतु 1950 के बाद भारत व चीन के मध्य कुछ कारणों से संघर्ष व टकराव उत्पन्न हो गया था। ठीक है, 1950 तक सब बढ़िया था, भाई भाई चल रहा था, लेकिन उसके बाद भाईचारा टूट गया। अब क्यों टूट गया? सबसे पहला कारण आपका आ जाता है सीमा विवाद, जो बॉर्डर लाइन मैंने बताई ना मैकमोहन रेखा, उस मैकमोहन रेखा को लेकर। देखो, जब भारत ब्रिटेन का ओ हाँ, जब भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था ना, तो तब भाई अंग्रेजों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से बॉर्डर लाइन को खींच दिया था। ठीक है, चाइना और भारत के बीच। लेकिन अब चाइना क्या कहता है, नहीं भाई, ये तो इन्होंने गलत खींची है, हमारा भी एरिया तुमको दे रखा है भारत वालों को, अरुणाचल प्रदेश हमारा है, लद्दाख हमारा है। ठीक है, और हम कहते हैं जी कैलाश हमारा है। ठीक है, तो ये ऐसा मतलब चीन का कहना है और हमारा कहना है कैलाश हमारा है। ठीक है, तो ये इसको लेकर इनके मध्य विवाद और टकराव है। ठीक है, फिर सेकंड कारण आपका आ जाता है तिब्बत की समस्या। अब देखो क्या हुआ, 1950 में तिब्बत पर चाइना ने हमला कर दिया। ठीक है, उसको हड़पने के लिए। ठीक है, उसको हड़पने के लिए उस पर हमला कर दिया। फिर वहां पर जो है काफी संघर्ष हुआ, फिर वहां पे विद्रोह भी हुआ जनता के द्वारा, तिब्बत की जनता के द्वारा सशस्त्र संघर्ष भी हुआ। फिर क्या होता है, वहां के जो एक धार्मिक गुरु होते हैं तिब्बत के, दलाई लामा। ठीक है, दलाई लामा वहां से भागकर, तिब्बत से भागकर भारत आ जाते हैं और वो भारत में शरण मांगते हैं। ठीक है, भारत उनको शरण दे देता है और फिर वो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में निवास करते हैं। ओके, तो इस कारण से चीन जो है भारत से चिढ़ जाता है कि वो वहां से भागा और तुमने उसे शरण दी, कैसे दी? ये तो तुमने हमारे से विरुद्ध कार्य कर दिया। ठीक है, तो इस कारण से चीन जो है चिढ़ जाता है। तो इस ये भी एक विवाद का कारण होता है। फिर इस तिब्बत की समस्या के बाद जो ये मैंने आपको बताई, ठीक है, इसके बाद क्या होता है, 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के मध्य एक समझौता होता है, पंचशील समझौता। ठीक है, तब जो है चीन के प्रधानमंत्री थे चाउ एन लाई और भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ये समझौता किन बातों को लेकर हुआ था? पंच, यानी कि पांच पांच बातों को लेकर ये हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो थी कि क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए परस्पर सम्मान, कि भैया हम अपनी एक दूसरे की आपस में क्षेत्रीय अखंडता
और संप्रभुता का सम्मान करेंगे। ठीक है, एक दूसरे के क्षेत्र पर ऐसे दावा नहीं करेंगे कि ये हमारा है वो हमारा है। ठीक है, उसकी अखंडता का हम सम्मान करेंगे। और एक दूसरे की जो हमारी संप्रभुता है उसमें भी हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, सब अपने मालिक अपने आप रहेंगे। ज्यादा उसमें कोई उंगली नहीं करेगा, ना तुम हमारे प्रशासन में उंगली करना, ना हम तुम्हारे प्रशासन में उंगली करेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके ये हुआ पहली बात को लेकर। दूसरी बात क्या थी? आपस में गैर आक्रामकता की नीति को हम अपनाएंगे। ठीक है, यानी कि एक दूसरे पर हम आक्रमण नहीं करेंगे। ठीक है, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। ना चीन भाई तू करियो हमारे ऊपर आक्रमण, ना भारत भाई तू करियो हमारे ऊपर आक्रमण, ऐसे आपस में हुआ। ठीक है, फिर तीसरी बात क्या थी? आपस में गैर हस्तक्षेप की नीति को अपनाएंगे। ठीक है, ये आपकी तीसरी बात थी कि एक दूसरे के देश में हम किसी भी प्रकार का छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सब अपने फैसले स्वतंत्र रूप से अपने आप लेंगे। ओके, फिर चौथी बात आपकी आ जाती है समानता और पारस्परिक लाभ। हम एक दूसरे को समान समझेंगे कि भैया तुम भी हमारे समान हो और हम भी तुम्हारे समान है, ऐसे भेदभाव नहीं करेंगे एक दूसरे को लेकर के। ठीक है, फिर पांचवा आ जाता है आपका शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। एक दूसरे से भाई भाई बनकर शांति से रहेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, कोई विवाद या युद्ध नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आपका समझौता हुआ। ठीक है, पहले आपकी तिब्बत की समस्या हुई, फिर ये पंचशील समझौता हुआ। ठीक है, ये आपका दूसरा कारण था विवाद का, तिब्बत की समस्या। ओके, फिर क्या हुआ? समझौता हो गया, लेकिन फिर क्या होता है? 1962 में युद्ध हो जाता है। ठीक है, 1962 में युद्ध हो जाता है। होता क्या है कि चीन ना भारत पर दो एरिया पर जो है आक्रमण कर देता है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर? एक तो अरुणाचल प्रदेश पर, ठीक है, जिसको पहले नेफा कहा जाता था। ठीक है, उस पर हमला कर देता है। दूसरा कहाँ? लद्दाख पर ही हमला कर देता है। ठीक, और फिर इस युद्ध में जीतता कौन है? बाद में चीन जीतता है। ठीक है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि चीन जीता। ठीक है, तो ऐसे ये युद्ध हुआ, एक ये है विवाद का कारण। ओके, फिर चौथा आपका आ जाता है हिंद महासागर में चीन के द्वारा घुसपैठ। चीन जो है ना वो भारत के एरिया में, ठीक है, हिंद महासागर वाला जो भारत का एरिया है उसमें ये घुसपैठ करता है। ठीक है, घुसपैठ करने का ये ट्राई करता है। फिर पांचवा विवाद का कारण क्या आ जाता है? भारत के खिलाफ चीन की दुष्प्रचार की नीति का अपनाना। ठीक है, चीन क्या करता है? भारत का ना भारत को डिफेम करता है, यूएनओ वगैरह में डिफेम ये इसको करता है, और जो इसके शत्रु देश हैं उनसे ये दोस्ती बनाता है। ठीक है, लाइक एग्जांपल के साथ समझाऊं, पाकिस्तान जो कि भारत का सबसे बड़ा शत्रु देश है, उसके साथ ये दोस्ती रखता है। ठीक है, उसकी ये सबसे ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, पाकिस्तान की कौन? चाइना। ओके, तो ये पांच आपके विवाद के कारण थे। ओके, अब लास्ट पॉइंट आपका आ जाता है भारत व चीन संबंधों में सुधार। ठीक है, अब देखो 1962 में जो है ना संबंध एकदम समाप्त हो चुके थे, क्योंकि वो युद्ध हुआ था, मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो उस युद्ध के बाद संबंध एकदम समाप्त हो गए थे, बिल्कुल भाई भाई बन गए थे कसाई आपस में। और फिर आपका जो है 1970 में सुधार थोड़ा प्रारंभ होता है। वो कैसे होता है? क्योंकि चीन में सरकार बदलती है। ठीक है, भारत को लेकर चीन की जनता का नजरिया बदलता है, तो थोड़ा संबंधों में भारत और चीन के सुधार होता है। ठीक है, फिर 1981 में वार्ताएं प्रारंभ होती हैं। ठीक है, बातचीत फिर प्रारंभ होती है सीमा विवाद को लेकर कि भैया ऐसे निपटा लेते हैं बातचीत करके, युद्ध बुद्ध करने की क्या जरूरत है। ठीक है, फिर 1988 में राजीव गांधी चीन गए थे। ठीक है, चीन दौरे पर गए थे राजीव गांधी। फिर उन्होंने ये कहा कि सीमा विवाद को ऐसे खत्म कर लेते हैं। ठीक है, सीमा विवाद पर उन्होंने थोड़ी बातचीत करी, और फिर व्यापार के बारे में भी उन्होंने बातचीत की। फिर उसके बाद 1999 में व्यापार में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई, और आज भी आप देखते हैं कि बहुत सारी चीज जो है हम जो यूज करते हैं रोजमर्रा की चीजें भी, उन सब पे भी मेड इन चाइना लिखा रहता है। तो ये किस चीज का संकेत है? कि आपस में बहुत व्यापार हो रहा है भारत और चीन में। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से या फिर हमसे सोशल मीडिया पर आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू दीजिए, या फिर अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हैं।
अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। वरदान आईएचएस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को याद से प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर और इंस्टाग्राम पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ की फॉर्म में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। यह हमारा सोशल मीडिया हैंडल है, हालांकि इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।